के मैदान में रहा साहबजादा फरहान का नाम और बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का फिर से हुआ खौफनाक अंजाम। दिस इज़ नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करेंगे साहबजादा फरहान की। व्हाट अ फैबुलस नॉक। तालियां बनती हैं इस इंसान के लिए जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसको मुसलसल इग्नोर किया गया, जब चांस मिला तो आधा अधूरा चांस मिला, लेकिन वो लगा रहा यहाँ तक कि एक एलीट लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। और एक महीना पीछे जाते हैं एग्जैक्टली। आज है 15 अप्रैल 2025, यानी कि 15 मार्च 2025 वो दिन था जब लाहौर वाइट्स के खिलाफ साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की थी नेशनल T20 में। 114 रन टू बी एग्जैक्ट वो नॉक थी इनकी। और फिर उसके नेक्स्ट गेम में 62, उसके अगले गेम में 76, उसके अगले गेम में 162 नॉट आउट, फिर नेक्स्ट गेम में 26, फिर अगले गेम में 148 नॉट आउट, और फिर आखिरी मैच में यानी कि फाइनल में 17। मीनिंग 7 इनिंग्स में इस बंदे ने 121 के एवरेज के साथ 190 के स्ट्राइक रेट पर 605 रन बनाए हैं। 7 इनिंग्स में 605 रन विद एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 190, और ये बने नेशनल T20 के टॉप स्कोरर। आपको पता है दूसरा प्लेयर कौन था? उमर सिद्दीक। उनके कितने रन थे? 282। तीसरे नंबर पे इमरान बट, कितने रन थे? 252। तो कहाँ पहला और कहाँ दूसरा और तीसरा? पहले और दूसरे के बीच में भी आधे का फर्क है, उससे भी ज़्यादा। सो दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल जिस तरह से साहबजादा फरहान खेल रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक ये PSL की किसी टीम का हिस्सा नहीं थे, ड्राफ्ट में इन्हें किसी ने पिक नहीं किया, बट नेशनल T20 में जो परफॉर्मेंस दी है, दरवाज़ा तोड़ के PSL में एंट्री की। और ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड कि जिन्होंने इनके पोटेंशियल को ना सिर्फ रियलाइज़ किया बल्कि ट्रस्ट भी किया, जिसकी वजह से मैंने कहा ना, एक ऐसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इन अ कैलेंडर ईयर साहबजादा फरहान हैज स्कोर्ड 4 सेंचुरीज टू बी एग्जैक्ट, एक महीने के अंदर ही, यानी मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 से 15 अप्रैल 2025 के बीच में इस बंदे ने 4 सेंचुरियां स्कोर की हैं। और कैलेंडर ईयर में 4 सेंचुरियों का रिकॉर्ड जो है वो सबसे पहले क्रिस गेल के पास है, फिर जॉश बटलर के पास है, देन शुभमन गिल, अब चौथे नंबर पर आ गए हैं साहबजादा फरहान। सो अमेजिंग। आई मीन पहले गेम में तो इनका थोड़ा सा शेकी स्टार्ट रहा, बट कल वाले मैच में इतनी बेरहमी से मारा है, पेशावर ज़ल्मी को कहीं का नहीं छोड़ा। 49 बॉल सेंचुरी, 106 ऑन 52 ओवरऑल इन्होंने किए, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मनरो ने 40 रन 27 बॉलों पे किए, आगा सलमान के 15 बॉलों पे 30 थे, बेन डुआर्शियस ने एंड में एक 6 बॉलों पे 18 की बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली, जिसकी वजह से एक पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 फॉर 5। आई मीन ये स्कोर ही जो है ना, इसने मोहर लगा दी थी कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत नहीं पाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ना पेशावर ज़ल्मी ने अपने सीज़न 10 का फैसला ड्राफ्ट में ही कर दिया। जिस तरह की टीम बनाई है ना, जिस तरह के लोग पिक किए हैं, कैडमोर पिछले 2 सीज़न से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, उनको प्लेटिनियम में उठा लिया। आपके पास ऑलरेडी ओपनर्स हैं, आप ओपनर उठा रहे हो। आपने जिन स्पिनर को खिलाया उनको आप मौका नहीं दे रहे, जिनको सेलेक्ट किया है। तो मतलब आई थिंक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ड्राफ्ट में जिस तरह टीमें बन रही होती है, क्या ये सोच नहीं रहे होते कि इससे बेस्ट प्लेइंग 11 कैसे बनाएंगे? तो वो तो बड़ी ख़तरनाक है इनकी, कि इनके पास कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि बेस्ट 11 क्या बन रही है, कौन किस नंबर पे जा रहा है और क्यों जा रहा है। ये पेशावर ज़ल्मी का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। साथ साथ बाबर आजम की वही कप्तानी जो पाकिस्तान टीम के साथ थी, और हम रोते रहते थे कि क्या कप्तानी है, किसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है। पिटाई हो रही है तो पैनिक कर रहे हैं, अग्रेशन उनका नज़र आ रहा है अपने ही प्लेयर्स के ऊपर, विच इज़ रिडिकुलस। और खेलने की बात करें तो 2 मैचेस में 1 रन है, 2 मैचेस में 1 रन, और कल तो हाथों के कैच भी गिराए हैं। मुझे लग रहा था कैच के बाद भी कहीं मैं ये ना सुनूं अकेला बाबर क्या करेगा और बाकी फील्डर भी नीचे आ जाएं। अब तो खैर बहुत क्रिटिसिज्म बाबर पे करने के बाद मैं खुद चाहता हूं कि वो रन स्कोर करे, बिकॉज ही सो ओवर हाइप। दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है कि अपनी लीग में भी इनसे रन नहीं हो रहे। तो आई होप कि ये आगे रन करें, बट जब पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ कोई बड़ा स्कोर बनेगा
इनका जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बाबर आजम उस तेज़ी से नहीं खेल सकते। ये रन चेस के जब भी जाएंगे इसी तरह की सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे। खैर कल बाबर का कसूर नहीं था क्योंकि वो जल्दी आउट हो गए, वो लंबा खेलते तो मसला होता, फिर ये जीत नहीं सकते थे। तो कोई भी नहीं चला, किसी ने भी कुछ नहीं किया सिवाय मोहम्मद हारिस के। मोहम्मद हारिस प्लेड अ वेरी गुड नॉक ऑफ 87 ऑन 47 बॉल्स, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ना सिर्फ ये गेम बल्कि इस सीज़न में भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी से। मुझे लगता है कि आफ्टर दिस सीज़न, अभी तो बहुत मैचेस बाकी हैं मुझे पता है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर दिस सीज़न दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मेरे हिसाब से ये पूरी मैनेजमेंट ही अब तब्दील होनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, इनसे जो गलतियां हो रही हैं उसको चेंज करने के लिए अब एक फ्रेश माइंड के साथ लोगों को आना चाहिए, क्योंकि दे आर टेकिंग इट टू ईजी। ये पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड इतना मामूली ब्रांड नहीं है, ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है हमारी, और आई वांट कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए, ना कि पीछे ही जाती जाए जिस तरह से इस वक्त जा रही है। कल के मैच में दे मैनेज टू स्कोर 141, यानी 102 रन के हिसाब से बदतरीन मार्जिन, जो बदतरीन लॉस रन्स के एतबार से बहुत बड़ा मार्जिन जिससे ये हारे हैं। इससे पिछले गेम में ये 80 रन से हारे थे, तो दोनों मैचेस और बड़े बड़े मार्जिन से हारे हैं। तो अब इनको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम जीतने होंगे अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए, ऑलमोस्ट आई वुड से। तो खैर एनी हाउ, तो ये पोजीशन है इस मैच की जो कल हुआ। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच है, दैट इज़ बिटवीन कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर, एंड यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धमाकेदार मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के दरमियान। कराची किंग के लिए ये कहूँगा कि अपना पहला मैच वो जीते तो हैं, बट उनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। दे नीड टू बॉल वेल। पेस बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिन पे थोड़ा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। खुशदिल विद द बॉल उनको काफ़ी हेल्प देंगे, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। जेम्स विंस की शानदार फॉर्म लगी हुई है विद द सेंचुरी इन द प्रीवियस गेम। ज़ाहिर है जीत में अहम किरदार विंस ने अदा किया था, साथ खुशदिल का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा था, ये अभी भी रहेगा। अभी तो डेविड वार्नर ने अपना जलवा नहीं दिखाया है, तो जब वो अच्छा करेंगे तो और मज़ा आएगा। तो स्किल और टैलेंट तो कराची के पास पूरा है, बट आई होप कि पिछले गेम के बाद शॉन टेट अपने बॉलर्स के साथ बैठे हों। 20 वाइड्स, यू कैन नेवर जस्टिफाई सच अ थिंग, तो ये इनको देखना बहुत ज़रूरी है। साथ में लाहौर की बात करें तो लाहौर एक गेम हारा है, एक गेम जीता है। जो फर्स्ट गेम था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से 8 विकेटों से बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और दूसरा वाला वो सरप्राइजिंगली कोयटा ग्लेडिएटर से, जो काफ़ी अच्छी टीम नज़र आ रही थी, उससे वो जीते हैं। तो यहाँ इस जीत से ना दो चीज़ें पता चलती हैं लाहौर कलंदर के हवाले से। जब वो पहले बैटिंग करेंगे उनकी बॉलिंग किसी को जीतने नहीं देगी, बहुत मुश्किल होगा लाहौर के ख़िलाफ़ चेस करना। अगेन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट जो उनकी बॉलिंग दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि जो सामने वाली टीम को पकड़ के रखेगी। रिशाद हुसैन बांग्लादेशी स्पिनर के आने के बाद जो है वो टीम में बड़ा फ़र्क पड़ा है, बड़ा अच्छा बैलेंस बन गया है। जो शाहीन से हम एक्सपेक्ट करते हैं और जिस तरह का किलर इंस्टिंक्ट हमें उनसे चाहिए वो पिछले गेम में दिखा है। कराची की पिच पे शाहीन को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, तो ही इज़ गोइंग टू बी वेरी डेडली। तो ये तो हो गई बात कि जब जब वो पहले रन ज़्यादा करेंगे तो उनके लिए जीत आसान हो जाएगी। लेकिन रन्स करने के लिए ज़रूरी है कि फ़खर ज़मान हर बार चले, क्योंकि इनकी बैटिंग में मुझे वो चीज़ दिख नहीं रही अगर फ़खर जल्दी आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे हैं, वो अगर किसी दिन लंबी इनिंग करते हैं तो लाहौर को बहुत फ़ायदा होगा। सैम बिलिंग्स एक बड़े यूज़फुल साबित हो सकते हैं उन नंबर्स पे, जिस तरह से वहाँ जाके उन्होंने पिछले गेम में 50 किए हैं 19 बॉलों पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं लाहौर कलंदर के हवाले से। तो ये कराची किंग और लाहौर कलंदर की राइवलरी तो हमेशा से है। तो आज नेशनल स्टेडियम कराची में ये मुकाबला है, मुकाबला ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। जो लोग कराची से मुझे देख रहे हैं प्लीज़ ग्राउंड जाइए, बाकी सारे स्टेडियम्स देखें, कराची देखें, अजीब लगता है। और जिस तरह से कराची किंग का पिछला मैच हुआ है, अब क्राउड को जाना चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट यहाँ ज़रूर मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।